नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार RPN वन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज की इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पैटर्न देखने वाले हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी प्रश्न हम करने वाले हैं। तो मेरे साथ में अंतिम तक आप जुड़े रहें और अपने मित्रों के साथ में क्लास को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके। एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। आप आंसर करिएगा यदि आपको आते हैं और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस करें या फिर हमें थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहेंगे वैसे हम करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपके इसमें, तो आप बोलेंगे तो आपको थ्योरी भी करवा देंगे, ठीक है। तो आप चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा इसका। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में, नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में, समाज एवं विद्यालय में, माता पिता एवं बालकों के चिंतन में। सही जवाब आता है तो जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल सही जवाब ये होगा। देखिए, समाज और विद्यालय में, समाज और विद्यालय में घनिष्ठ संबंध कैसे है। देखिए विद्यालय में बच्चा जाता है तो वहाँ पर जो भी नैतिक चीज़ें सीखता है, जो भी लक्षण सीखता है, वो आगे जाकर समाज में ही वह क्या करता है, प्रैक्टिकल करता है। हरी बात समझे, जो चीज़ें वो सीखेगा वही क्या करेगा, अपने जीवन में क्या करेगा, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेगा। तो समाज और विद्यालय एक दूसरे के क्या है, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। उसके बाद में बात करूं, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो यहाँ पर माता पिता एवं बालकों के चिंतन में ऑप्शन नंबर डी है, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन मतलब कि आंसर होगा। मतलब कि आपको इसमें 2 अंक मिलने वाले हैं और इसमें आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। आगे बात समझ में, चलिए। और 1 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किसी प्रेरणा आयु के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक दशा का होना आवश्यक भावी है। शिक्षकों को सहयोगी होना चाहिए, कक्षा को असंगठित होना चाहिए, छात्रों के लिए नियत कार्य प्रमाणिक नहीं होना चाहिए, कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए। बताइए, किसी प्रेरणा आयु के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाएं हैं, इनमें से एक दशा होनी आवश्यक है। कौन सी बताइए, जल्दी से बताइए, सही जवाब क्या होगा। कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। कक्षा असंगठित होना चाहिए, ये भी गलत है। छात्रों के लिए नियत कार्य प्रमाणिक नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। आजकल के छात्र हैं लापरवाह एवं भयमुक्त, पढ़ाई के प्रति अकर्मण्य, पढ़ाई के प्रति समर्पित या फिर तीव्र मस्तिष्क वाले। बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, लापरवाह और भयमुक्त, देखिए आजकल वाले क्या, पहले वाला ही भयमुक्त और यहाँ पर लापरवाही तो होते ही थे, ठीक है ना, ये हम नहीं मान सकते। पढ़ाई के प्रति अकर्मण्य, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर
बात करें पढ़ाई के प्रति समर्पित, तो पहले भी इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति समर्पित रहते हैं बच्चे आजकल, है ना। आजकल सबसे बड़ी ये बात है तीव्र मस्तिष्क वाले। आजकल के बच्चों को आप देखिएगा, इतना माइंड रहता है ना कि आप उनसे कुछ भी करवा लो। छोटा 1-2 साल का बच्चा रहेगा, उसे भी यहाँ पर जी की कुछ भी पंचायती करवा लो, वो सारे काम कर देगा, है ना। सारे के सारे इंजीनियर भरे पड़े हैं। तो आजकल के बच्चों का माइंड आईक्यू बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप देखते हो आजकल की बच्चा है जो कि जन्म लेते ही तो क्या है, मोबाइल, और मोबाइल पे फिर रील्स देख देख के वो क्या करता है, अपना दिमाग चलाने लग जाता है। और बाकी आजकल के बच्चों को क्या होता है, दिमाग ज़्यादा ही चलता है, तीव्र मस्तिष्क वाले होते हैं। तो उनका क्या है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही काम करती है माइंड की, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और पढ़ाई के प्रति समर्पित हमें इसे 2 नंबर वाला मान सकते हैं ना। चलिए आगे बात समझ में। आपको फोकस करना ओनली फॉर 3 नंबर लाने के लिए। 2 नंबर पर आपको भरोसा नहीं करना है, बाकी नंबर तो आपको 2 भी मिल सकते हैं इसमें। भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है उपभोक्ता सामग्री, पूंजी निवेश, आमदनी का साधन या फिर व्यय। बताइए, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को क्या मानती है? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजी निवेश। क्या है? पूंजी निवेश मानती है। देखिए यहाँ पर जरा, इसका मतलब यह है कि यदि आप कहीं पर पूंजी निवेश करते हो तो वहाँ पर जाकर आपको कुछ समय बाद में आपको उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और उसका आपको फ़ायदा मिलता है। तो वही है, आप शिक्षा में उसको, आप जितना शिक्षा में आप समय दोगे अपने आप को, उतना ही आगे जाकर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लक्ष्योन्मुखी बनने के साथ साथ खाली जगह मुक्त करती है। प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी बताया बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य किस के अंतर्गत आता है बताइएगा। सामुदायिक मनोविज्ञान, पास पड़ोस संबंधी मनोविज्ञान, जनन मनोविज्ञान या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान। बताइएगा। बड़ा ही सिंपल सा और अच्छा प्रश्न है। चलिए, आजकल सिंपल प्रश्न नहीं आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सामुदायिक मनोविज्ञान। समुदाय में रह रहे हो तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि सामुदायिक, पास पड़ोस संबंधी कौन सा मनोविज्ञान होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से, शारीरिक बनावट एवं स्वभाव से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। बिल्कुल, प्रकृति एवं पर्यावरण की बात करें तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से संबंधित है। क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से संबंधित है। आगे बात समझ में ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। विद्यालय का पुस्तकालय छात्र एवं शिक्षकों की मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है। निर्देशन प्रोग्राम में वृद्धि नहीं करता। कक्षा शिक्षक में सहायक नहीं है, या फिर शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को पुष्टि नहीं करता है। बताइएगा, विद्यालय का पुस्तकालय क्या करता है? बताइएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चीज़ दिख रही है आपको। जो चीज़ पॉजिटिव दिखे शिक्षण अभिरुचि में वही आपका सही जवाब होता है। या फिर ये कह सकता हूँ कि चार ऑप्शन में से जो चीज़ आपको सबसे अलग लगे, जो एक ऑप्शन आपको अलग लगे, वही लगभग प्रश्न का आंसर होता है। ध्यान रखिएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर, छात्र एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है, इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, पुस्तकालय बनाए जाते हैं विद्यालय में, ताकि वह किताबों को पढ़ सके और किताबों को पढ़ सके और उनका क्या है, अपना ज्ञान में वृद्धि कर सके और अपना उद्धार कर सके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है बताइएगा। देखिए शिक्षा दो प्रकार की होती है, दो क्या तीन प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक और एक होती है निरौपचारिक। तीन प्रकार की शिक्षाएं होती है। शिक्षा के तीन भाग होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। देखिए औपचारिक की बात करूं तो जो आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें आपको एक खास सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आपने 10th पास कर लिया, आपने 9th पास कर लिया, आपने 11th पास कर ली, या फिर मैं ये कहूँ आप बीएड कर लेते हैं, उसमें आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कि एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो कि एक क्या है, ऑफिशियल चीज़ कह सकते हैं हम उसे, ठीक है ना, प्रोफेशनल एक कोर्स हम कह सकते हैं, जो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें जिसमें कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, या फिर हम जो भी चलते फिरते जो भी सीखते हैं, ठीक है ना, जो भी चलते फिरते सीखते हैं, भाई हम बाजार में जा रहे हैं और किसी ने है जो कि यहाँ पर हमारा क्या कहा, किसी से हमने कोई भी गतिविधि सीखी, या फिर हमने किसी को देखते देखते हमने क्या कर ली, साइकिल चलाते सीख ली, तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। और जो निरौपचारिक शिक्षा की बात करें तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये दोनों का मिक्स होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा इसमें मिक्स होती है, मतलब कि दोनों तरीके से सीखा जाता है। आगे बात समझ में। चलिए तो यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिए। परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती है, या फिर किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें कोई भी पाठ्यक्रम है जो कि निश्चित नहीं होता है। आगे बात समझ में, पाठ्यक्रम क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। सेकंड नंबर हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं। पहला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर के लिए बी ऑप्शन, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह गुण जो शिक्षक में परमावश्यक है, शिक्षक में कौन सा गुण है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुकूल, धैर्य व सतर्कता, निर्भयता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता, प्रभुत्ववादी अभिवर्ती, सांसारिक भौतिक जगत प्रवृत्ति। बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुकूल, धैर्य एवं सतर्कता, ये गुण है जो कि शिक्षक में परमावश्यक है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है, क्या कार्य है विद्यालय का, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना, सामाजिक दूरी स्थापित करना, या फिर सामाजिकरण करना। विद्यालय का क्या काम है बताइएगा। विद्यालय एक संस्था है जिसका क्या काम है बताइए। आपको यहाँ पर देखिए सीधे सीधे ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन
ए और बी और सी, तो दूरी बनाना, सामाजिक दूरी बनाना, ये तो कतई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर, धार्मिक आधार पर स्त्रीकरण करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, सामाजिकरण करना। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या है, समाज से जुड़ते हैं। क्या करते हैं? समाज से जुड़ते हैं। तो सामाजिकरण यदि आप विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर आप अलग अलग बच्चों से मिलेंगे, तो आपका क्या होगा, सामाजिकरण होगा कि नहीं होगा। आप समाज से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, समाज की गतिविधियाँ आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, रीति रिवाजों के बारे में सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, संस्कृति के बारे में सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। तो वही चीज़ है कि सामाजिकरण जब होगा तो आप समाज से जुड़ेंगे, और विद्यालय का यही मेन मोटिव रहता है कि आप क्या है, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। क्या होता है? समाज की मुख्य धारा से आप क्या करें, जुड़े। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, सामाजिकरण करना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप बी ऑप्शन ले सकते हैं, आर्थिक आधार पर। दूसरा ऑप्शन है ना, 2 नंबर के लिए, ये आपका 3 नंबर के लिए रहेगा। आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण करना, मतलब कि आर्थिक आधार पर ये करना। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंत प्रक्रियाएं कही जाती है। सामाजिक दशा, सामाजिक पदानुक्रमिता, सामाजिक तंत्र, या फिर सामाजिक गतिशीलता। विद्यालय में संपन्न होने वाली जो मानवीय अंत प्रक्रिया कही जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए। बिल्कुल, सामाजिक तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक तंत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है। आपके विद्यालय में जो एक श्रेष्ठ अध्यापक होगा, उसकी क्या प्राथमिकता रहेगी, देखिएगा। प्रधानाचार्य के प्रति, और प्रबंधन समिति के सचिव के प्रति, या फिर अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, या फिर छात्रों के प्रति। अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता किसके साथ में रहती है, या फिर प्राथमिकता कौन रहता है? तो देखिए, एक अध्यापक है, पढ़ाना है, उसे क्या करना है, पढ़ाना है। उसका काम क्या है, पढ़ाना। और किसको पढ़ाएगा? अध्यापक प्रधानाचार्य को थोड़ी पढ़ाएगा, प्रबंधक समिति सचिव को थोड़ी पढ़ाएगा, सहयोगी शिक्षक को थोड़ी पढ़ाएगा, छात्रों को पढ़ाएगा। तो छात्रों के प्रति क्या रहेगा, प्राथमिक स्तर पर वो सोचेगा, और हमेशा प्राथमिकता किसको देगा, छात्रों को देगा, क्योंकि उसका काम क्या है, पढ़ाने का है। आई बात समझ में? तो हमेशा कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि अध्यापक किसके बारे में सोचेगा, या फिर अध्यापक का संबंध किससे यहाँ पर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे छात्रों से हमेशा। ठीक है ना, छात्र छात्राओं से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान, संस्कृति और सुरक्षित रखने एवं हस्तांतरण में योगदान, कुछ निश्चित जैविक लक्षणों को संरक्षित करने में योगदान, फिर अच्छे व बुरे लक्षणों की पहचान में योगदान। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो क्या देता है बताइएगा। बिल्कुल, समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है, एक सामाजिक समाज से जोड़ने वाला एक क्या है, संस्था है,
जो कि आपको क्या करेगा, समाज में उच्च मानकों तक या फिर ऊंचे स्तर पर आपको पहुंचाएगा। मतलब कि आप समाज में किस हद तक आप कहाँ पर जा सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपके लिए क्या है, विद्यालय में क्या किया जाता है आपको, बिल्कुल। चलिए आगे बात समझ में, समाज को क्या है, उच्च मानकों तक पहुँचाने में योगदान देता है आपका ये विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रण किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा, या फिर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जिसे बिल्कुल नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई नई दिल्ली द्वारा। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा, मुदालियर कमीशन के द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो बड़ा ही सिंपल सा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोठारी मिशन के द्वारा, कोठारी मिशन के द्वारा ये कोठारी कमीशन के द्वारा, ये कोठारी कमीशन जब हुआ था तब ये 10+2+3 वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा संप्रत्य व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को व्यक्त करता है? क्षमता, संबंध, प्रेरणा, स्वामीकरण, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। व्यक्ति और पशु की बात की गई है, व्यवहार को अभिव्यक्त करता है प्रेरणा। आप में कैसे लक्षण हैं वो क्या बताते हैं, ठीक है ना, आपको कैसी प्रेरणा मिली है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आती है प्रेरणा में, आपका व्यवहार दर्शाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा इनका निदान खोजते हैं उन्हें कहते हैं समाज मनोवैज्ञानिक, समुदाय मनोवैज्ञानिक, विद्यालय मनोवैज्ञानिक, या फिर चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक। देखिए, जो अधिगम समस्याओं को, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, सीखना, और सीखते आप कहाँ पर हो, विद्यालय में, विद्यालय में, तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जो कि क्या करते हैं, अधिगम मतलब कि जो लिखने संबंधी आपके सीखने संबंधी मैं कहूँ तो अधिगम मतलब कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसको पहचानने तथा उसका निदान खोजने में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विद्यालय मनोवैज्ञानिक कहते हैं। आगे बात समझें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, परिपक्वता काल में तैयार रहने की अवस्था संबंधित प्रत्यय व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इसमें हमें ज्ञात होता है कि कुछ कौशल, दक्षताएं सीखना और या तो कठिन है या फिर बिल्कुल असंभव है। एक पद्धति बताइएगा, शिक्षण स्तर से पूर्व,
बौद्धिक स्तर से पूर्व या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर से पूर्व या फिर आयु स्तर से पूर्व? बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। परिपक्वता काल मतलब कि एक मैच्योरिटी काल की बात करें, ठीक है ना। तैयार रहने की अवस्था संबंधित प्रत्यय व्यवहार के विकास में समझने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इसमें हमें ज्ञात होता है कि कुछ कौशल दक्षताएं सीखना या फिर देखिए बच्चा यदि 5 साल का है उसे आप क्या सिखाओगे, ABCD सिखाओगे, स्पेलिंग सिखा दोगे, ठीक है ना। जो ABCD सिखाओगे सबसे पहले तो क ख ग घ सिखाओगे। और एक बच्चा है आपका 15 साल का, ठीक है ना, एक बच्चा है 15 साल का जो कि अब आ चुका है 10वीं में, तो 10वीं की किताब पढ़ाओगे उसे, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि 5 साल के बच्चे को आप 10वीं की बुक दिला दोगे, नहीं ना। तो यही बात है कि एक आयु लेवल होता है, एक आयु का स्तर होता है, उस स्तर में ही उस बच्चे को क्या किया जाता है, वह चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं कि ग्रेजुएशन की चीज़ें हैं जो कि आप 12th में पढ़ने लग जाओगे, नहीं ना। तो एक आयु स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि एक आयु से पहले वो चीज़ें वो नहीं सीख पाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा कि ठीक है ना। हम यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि या तो वो एक आयु से पहले कठिन होगा या फिर बिल्कुल असंभव होगा उस बच्चे के लिए आयु स्तर से पूर्व। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइक वाइक करते चलें, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि आपको रोज़ क्लासेज मिलती रहें। एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक प्राप्त करेगा। एक औसत दर्जे वाली बुद्धि है मतलब कि उसका जो IQ है वो एक एवरेज है, ठीक है ना। और पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है मतलब कि वातावरण उसका एकदम श्रेष्ठ वातावरण है। तो अब बताइए उसका जीवन कैसा होगा बालक। चलिए एक श्रेष्ठ जीवन, एक औसत जीवन, जीवन में कुछ भी नहीं या फिर जीवन में सब कुछ। देखिए सब कुछ तो किसी को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं ये भी नहीं है। औसत जीवन और एक श्रेष्ठ जीवन, तो हम इनमें से क्या करेंगे, एक श्रेष्ठ जीवन मिलेगा। क्योंकि देखिए एवरेज उसका क्या है, औसत उसका क्या है, बुद्धि है। औसत बुद्धि है उसका मतलब कि IQ उसका क्या है, एवरेज है, जो कि सामान्यतः रहता है। अब उसको पूर्ण विकसित वातावरण में उसको भेज दिया तो उसका विकास क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पर वातावरण बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर उसको भेज दिया तो उसका क्या होगा, विकास बहुत ही अच्छा होगा, उसका क्या होगा, जीवन श्रेष्ठ होगा। आगे बात समझ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर के लिए। 2 नंबर की बात करें तो एक औसत जीवन होगा ना। अगला देखिए, प्राय भाई बहन माता पिता एवं शिक्षक खाली जगह प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। बताइए शिक्षक प्रेरणा के, मतों के, सूचनाओं के या फिर अभिवर्तियों के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है प्रेरणा के। भाई बहन माता पिता शिक्षक से आप क्या लेते हैं, प्रेरणा ही लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्या लेते हो, आपको वो प्रेरणा ही देते हैं कि भाई ऐसे मत करो ऐसे करो, है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत हैं। खाली जगह का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। शिक्षा, रंगों, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण या फिर
उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, शिक्षा का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक महत्व करता है। आप बुक पढ़कर देखिए, आप किताबें पढ़कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा, आप खुद को जानने लगेंगे, आप में ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी, ठीक है ना। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो स्वयं को समझने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, मनोवैज्ञानिक प्रकृति में के उत्तम परीक्षण का लक्षण है विश्वसनीयता, कीमत की दृष्टि से सस्ता, अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित है, या फिर रटने की कला पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक प्रकृति में उत्तम परीक्षण का लक्षण क्या है? उत्तम परीक्षण, विश्वसनीयता। क्या? विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करें तो कीमत की दृष्टि से सस्ता। उत्तम परीक्षण की बात की गई है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य है संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली, कुसमायोजन का लक्षण, तीव्रतम उत्तेजनशील की स्थिति, संवेगात्मक विद्युत्पताओं को दूर करने की स्थिति। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली। मतलब कि आप पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि आपका दिमाग, आपका माइंड संपूर्ण व्यक्तित्व को संतुलित, मतलब कि आप जब तक सभी चीज़ों को संतुलित में नहीं रखेंगे, संतुलन में नहीं रखेंगे, जैसे कि पढ़ाई लिखाई हो गई, आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपको कमाई की वो आ जाएगी कि भाई कमाना भी पड़ेगा, तो आप साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, कमाने का भी ध्यान रख रहे हो, अपने माता पिता परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, वो सारा का सारा संतुलन होगा, तभी जाकर आप क्या होगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्राय अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, विद्यालय पूर्व अवधि में, या फिर मध्य बाल्यावस्था में। समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। समायोजन विद्यालय पूर्व अवधि में, मतलब कि विद्यालय जाने से पहले 5 साल से पहले पहले की बात है। समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, मतलब कि समायोजन नहीं कर पाते, लेकिन जब जैसे स्कूल में आते हैं तो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अलग अलग बच्चों से मिलता है, तो वो क्या करने लग जाता है, समायोजन करने लग जाता है। आगे बात समझें। तो आज हमने यहाँ पर 25 प्रश्न देखे, आपके कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको ऐसे क्वेश्चंस ही करने हैं। क्वेश्चन से देखिए मैं इतने सारे करवाऊंगा कि जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, यदि आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमें थ्योरी भी पढ़नी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।